जाएंगे और अंदर उनके एक एक दो दो आरएनए के मॉलिक्यूल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो भी यही से बनवाएगा, तो वो भी इसके अंदर आएगा। और जब ये वायरस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाहर निकलते हुए ये वायरस क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा किसको, होस्ट की मेम्ब्रेन को। अच्छा बच्चे, जब ये होस्ट की मेम्ब्रेन को ले जाएगा अपने साथ इस तरह, तो होस्ट की मेम्ब्रेन कम हो जाएगी। जब होस्ट की मेम्ब्रेन कम हो जाएगी, एक वायरस निकलेगा यहाँ से तो होस्ट की मेम्ब्रेन कम हो जाएगी, दूसरा वायरस निकलेगा और कम हो जाएगी, तीसरा निकलेगा और कम हो जाएगी। अब पता है कि अंदर अब ये प्रो वायरस मौजूद है ना, ये जितने वायरस चाहे बनवा सकता है, ये बनवाते ही जाता है और वायरस यहाँ से निकलते जाते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन को साथ लेके जाते जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिसइंटीग्रेट हो जाता है सारे का सारा। और ये भी इमेजिन करें कि जितने यहाँ से एचआईवी निकल रहे हैं, तो आगे जितने भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट जिनके अंदर कोई एचआईवी इंटर नहीं हुआ हुआ, ये उनके अंदर इंटर हो जाते हैं। तो इस तरह बॉडी के अंदर नए बोन मैरो से हमारे जो लिम्फ के अंदर नए हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनते जाएंगे, उनको ये वायरस जो यहाँ से निकल रहे इन्फेक्ट करते जाएंगे। तो फौरन मतलब जितने आते जाएंगे उनमें ये इंटर होते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे के तमाम हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ये इन्फेक्ट कर देंगे जो भी नया आएगा, और उसको ब्रेक कर देंगे। तो जब किसी बंदे के हेल्पर टी लिम्फोसाइट ब्रेक हो जाते हैं, वो सिग्नल्स नहीं भेज सकते, तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरा फेल हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है बच्चों, तो फिर उस बंदे के अंदर क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया गया, टाइफाइड गया उसको टाइफाइड हो गया, इसी तरह नमूनिया का बैक्टीरिया गया उसको निमोनिया हो गया, बिकॉज द इम्यून सिस्टम इज नाउ फेल्ड, टोटली फेल्ड। तो फिर क्या है, अंदर कोई सेल, उसके अंदर सेल डिवीजन अनकंट्रोल हुई, तो उसको अगर इम्यून सिस्टम ठीक होगा तो उसको पकड़ लेगा, उसको किल कर देगा। लेकिन अब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो वो सेल क्या करेगा, वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन वाला सेल डिवाइड करता जाएगा और कैंसर बन जाएगा। तो लिहाजा कैंसर को रोकने में भी इम्यून सिस्टम का रोल था, इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, कैंसर बन जाएगा, बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, वो डिजीज लगा देंगे। और कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो जाके हमारे, जैसे सार्कोमा वायरसेस हैं और एब्स्टेन बार वायरस हैं, ये अंदर जाके हमारे नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उनको किल नहीं कर सकेगा। तो फिर एज ए रिजल्ट ऐसे बंदे को हम कहते हैं इसको एड्स हो गया, इसका इम्यून सिस्टम फेल हो गया है। अब जब एड्स हो गया है, एड्स मीन उसका इम्यून सिस्टम फेल हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इम्यून सिस्टम जब फेल है, तो फिर उसको बॉडी में बहुत सारे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होंगे। अक्सर लोग कहते हैं एड्स खुद कोई मसला नहीं है, जाहिर है इम्यून सिस्टम फेल हो गया है और तो कुछ भी नहीं हुआ। अब उसको, उस बंदे को ऐसी जगह रखें जहां कोई पैथोजन इंटर ना हो, कुछ ना हो, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो भी पैथोजन अंदर इंटर होते रहेंगे, तो वही डिजीज लगाते रहेंगे, तो उसको एक टाइम में ढेरों डिजीजेस लग जाएंगे, हर तरह की प्रॉब्लम्स, इनको हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस कहते हैं। और यही सेकेंडरी इन्फेक्शन उसकी डेथ भी काज कर देते हैं। एड्स इटसेल्फ तो किल नहीं करेगा, उसने जस्ट इम्यून सिस्टम को खत्म किया है। जब इम्यून सिस्टम खत्म हुआ, तो जितनी सेकेंडरी प्रॉब्लम उसको लगेगी, उनसे उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हम इसको सिंड्रोम भी कहते हैं कि एट अ टाइम इसमें बंदे में बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सॉरी, कि ट्रांसमिशन कैसे होती है एड्स की। तो बल्कि ट्रांसमिशन से पहले एक बात और आपको बताना चलूं कि ये जो एड्स का वायरस है, ये ह्यूमन के अलावा मंकी में भी एंटर होता है। अच्छा, मंकी के भी कुछ सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं, उसके भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं, लेकिन मंकी के अंदर जाके ये एड्स काज नहीं करता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब उसके हेल्पर टी लिम्फोसाइट में ये इंटर हो सकता है, लेकिन उसके रिसेप्टर इतने कम में कि वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो सकता। अगर अटैच हो भी जाए तो उसकी पेनिट्रेशन के चांसेस बहुत कम है, और अगर पेनिट्रेशन हो जाए तो अंदर उसके नए वायरस बनने के चांसेस बहुत कम है, 100 फोल्ड कम है उसके अंदर चांसेस, क्योंकि उसके CD4 रिसेप्टर इतने ज्यादा नहीं है उसकी सरफेस के ऊपर, इसलिए ये प्रॉपर्ली वहां पे एड्स काज नहीं कर सकता। HIV कैन इन्फेक्ट द मंकी बट इट कैन नॉट काज द एड्स डिजीज सिम्टम्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कल आपने होस्ट सेल स्पेसिफिक पढ़ा था, आज एक आप नई चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा वायरस जो दो ऑर्गेनिज्म में एंटर हो रहा है, ह्यूमन में भी और मंकी में भी। ह्यूमन में एड्स काज कर रहा है, मंकी में नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे होस्ट स्पेसिफिक। यहाँ होस्ट सेल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, होस्ट स्पेसिफिक वायरस है ये। मुख्तलिफ होस्ट में एंटर होता है लेकिन डिजीज किसी एक में ही लगाता है, दिस इज होस्ट स्पेसिफिक वायरस। अच्छा, ये वायरस किस तरह एंटर होता है एक बंदे से दूसरे की बॉडी में? बच्चों हमेशा एक बात याद रखें, अब ये वायरस हमारे ब्लड के अंदर, जो जो एड्स का पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर ये वायरस मौजूद है। अब उस बंदे
जो एड्स का पेशेंट है उसकी बॉडी की कोई भी सेक्रीशन आएगी, खासकर उसकी बॉडी से अगर मिल्क आए, अगर वो फीमेल है उसकी बॉडी से मिल्क आ रहा है, या उसकी बॉडी से जो है वो उसका ब्लड डायरेक्टली निकल रहा है, या उसकी बॉडी से कोई और मतलब अगर मेल है तो सीमन जो आ रहा है, या फीमेल है तो जो वेजाइनल सेक्रीशन है, तो कोई भी सेक्रीशन उसकी बॉडी से जो बाहर आती है तो उसमें ये वायरस मौजूद होता है। अब वो सेक्रीशन अगर दूसरे बंदे की स्किन पे लगे तो अगर उसकी स्किन डैमेज है तो वहां से ये वायरस बॉडी में एंटर हो जाएगा, अगर डैमेज नहीं है तो एंटर नहीं होगा। इसी तरह अगर वो सेक्रीशन किसी के एड्स वाले बंदे की बॉडी की सेक्रीशन अगर दूसरे नॉर्मल बंदे के मुंह के जरिए बॉडी में एंटर होती है, और अगर अंदर म्यूकस की लेयर प्रॉपर है तो बहुत कम चांस है कि उसके ब्लड में वो वायरस एंटर होगा। लेकिन मुंह में या अंदर एसोफेगस या स्टमक या इंटेस्टाइन की पे कोई म्यूकस की लेयर डैमेज हुई हुई है तो वहां से ये वायरस एंटर होकर ब्लड में जा सकेगा। तो अब हम यही कहते हैं कि ये इन्फेक्टेड फीमेल से ब्रेस्ट फीडिंग करने से, इसी तरह मदर से जब बर्थ के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे बच्चे में मुंतकिल हो सकता है ये वायरस। फिर एक का ब्लड दूसरे को लगा दे, एड्स वाले बंदे का ब्लड दूसरे को लगा दे, हेल्दी बंदे को, तो डायरेक्टली उसमें वायरस चला जाएगा। अच्छा, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं तो ये अक्सर कोई नीडल खुद को प्रिक कर जाती है, किसी एड्स वाले बंदे को प्रिक हुई तो फिर वापस उसी नर्स को प्रिक होगी तो उसके अंदर ये वायरस फौरन आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने एक सिरिंज से इंजेक्शन लगाया एड्स वाले पेशेंट को, उसी सिरिंज से नॉर्मल बंदे को आपने इंजेक्शन लगा दिया तो उसमें आपने वायरस मुंतकिल कर दिया। इसी तरह जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर एड्स वाले पेशेंट की सर्जरी की, उन्हीं से आप नॉर्मल बंदे की सर्जरी की तो कुछ वायरसेस वहां पे होते हैं जो नॉर्मल धोने से तो अलग नहीं होंगे, तो वो नॉर्मल बंदे में चले जाएंगे तो एड्स हो जाएगा। फिर एक बहुत अहम चीज, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट। तो आपको पता है कि मेल के सीमन में ये वायरस जाता है, फीमेल की विजाइनल सेक्रीशन में, तो फीमेल से मेल या मेल से फीमेल में ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसीलिए लिमिटेड टू द लाइफ पार्टनर ओनली ये किसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एड्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अच्छा, अब हम वैक्सीन का स्टेटस देखते हैं कि अगर किसी को एड्स हो गया है तो अब क्या होगा, मतलब। तो अच्छा बच्चे, वैक्सीन साइंटिस्ट ने 2001 से ही साउथ अफ्रीका के अंदर इसके ट्रायल शुरू किए थे एड्स की वैक्सीन, की एक नॉर्मल बंदे को पहले से लगा दी जाए ताकि उसको बाद में ना हो एड्स, उसके अंदर पहले से एंटीबॉडीज आ गई। लेकिन ये आज तक कोई भी वैक्सीन लाइसेंस लेने में कामयाब नहीं हुई, कोई भी वैक्सीन बहुत इफेक्टिव नहीं है। दो तरह की वैक्सीन दुनिया में लोग यूज करें, एक पहले ही दे दी जाए बंदे को ताकि उसमें इम्यूनिटी आ जाए और उसको लाइफ में एड्स ना हो, और दूसरी जिनको एड्स हुआ होता है तो उनको, जिसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में डाली जाती है। लेकिन कोई भी वैक्सीन अभी प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, इसीलिए एड्स अभी दुनिया में जो है वो फैल रहा है। और इसी तरह कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी देते हैं जो वायरस को सप्रेस कर देती है, लेकिन वायरस खत्म नहीं कर सकती। कोई भी ड्रग अभी तक एचआईवी को बॉडी से खत्म नहीं कर सकती, कोई भी इम्यून सिस्टम, कोई वैक्सीन खत्म नहीं कर सकती। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वॉइस नोट पे इधर भेज सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।